हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से लाउडनेस, पिच, टिम्बर और सेंसिटिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। इस सेशन की आउटलाइंस इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम पिच के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टिम्बर और लास्ट सेंसिटिविटी। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पिच। पिच किसी भी साउंड की श्रिलनेस को डिटरमाइन करती है। श्रिलनेस का मतलब होता है तीखापन या तीक्ष्णता। कोई आवाज कितनी तीखी है उसको पिच के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। पिच ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। एक साउंड की हाई पिच अथवा लो पिच हो सकती है। ये हाई पिच का एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे का रोना। लो पिच का एग्जाम्पल हो सकता है कोई मीठी आवाज। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी हाई होगी, लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी लो होगी। मीन्स पिच फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिच डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। जब साउंड में सिर्फ प्योर टोन हो, उसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं हो, ऐसे केस में पिच सिर्फ फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। किंतु स्पीच तथा म्यूजिक सिग्नल्स में पिच फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। पिच लिसनर और जो सोर्स ऑफ साउंड है इन दोनों के रिलेटिव मोशन पर भी डिपेंड करती है। यदि लिसनर सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, यदि लिसनर सोर्स की ओर बढ़ रहा है तो साउंड की पिच बढ़ती हुई दिखाई देती है, बढ़ती हुई फील होती है। और यदि लिसनर सोर्स से दूर जा रहा है तो पिच भी डिक्रीज होती है। मतलब जो लिसनर है यदि वो सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पिच बढ़ेगी, यदि वो सोर्स से दूर जा रहा है तो पिच कम होगी। तो लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच के रिलेटिव मोशन पर पिच डिपेंड करती है। अब इसके एग्जाम्पल्स है कुछ कि एक बूढ़े आदमी की वॉइस की फ्रिक्वेंसी भी लो होती है और उसकी पिच भी लो होती है। इसी प्रकार मॉस्क्विटो मच्छर के द्वारा प्रोड्यूस की गई साउंड की पिच भी हाई होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। एक स्टैंडर्ड पिच जो है वो 440 हर्ट्ज की साउंड होती है। अगर हम फीमेल्स और मेल्स में बात करें तो फीमेल्स की आवाज की पिच हमेशा हाई होती है कंपैरेटिवली मेल्स से। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी और लाउडनेस। इंटेंसिटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि किसी एक पॉइंट पर वेव एनर्जी के एवरेज रेट ऑफ फ्लो जो कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से राइट एंगल पे हो तो उसे इंटेंसिटी कहा जाता है। मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके चारों ओर हमने एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मान रखा है जो कि जो वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन है उसके राइट एंगल पर है। तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी, कितनी वेव एनर्जी एवरेज फ्लो कर रही है वो आप इंटेंसिटी के द्वारा दर्शाते हैं। इंटेंसिटी को वॉट्स पर स्क्वायर मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, ये उसकी यूनिट है। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यदि एम्पलीट्यूड हमने ए मान रखा है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी ए स्क्वायर के। अगर इंटेंसिटी को हम आई के द्वारा लिख रहे हैं तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा जो भी एम्पलीट्यूड हमने माना है, मान लिया ए स्क्वायर।
ओके। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस जितना डिग्री ऑफ सेंसेशन हमारे ईयर में प्रोड्यूस होता है साउंड के लिए, वो लाउडनेस होता है। कितना मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। आप इसको जनरल टर्म्स में देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है तो वो बहुत लाउड बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है तो आपने बोल दिया कि उसकी लाउडनेस कम है। तो हमारा ईयर में जो डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है साउंड का, वही लाउडनेस है। एक रिलेटिव पैरामीटर है। लाउडनेस साउंड वेव्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में बात की। और इंटेंसिटी के साथ साथ जो ईयर की सेंसिटिविटी है फॉर वेव्स ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स के लिए हमारा ईयर कितना सेंसिटिव है, वो कितना क्विकली रिस्पॉन्स करता है, ये इस पर लाउडनेस डिपेंड करता है। जो इंटेंसिटी है, साउंड की इंटेंसिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये हमने डिस्कस कर लिया। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम इन विच साउंड ओरिजिनेट्स। जिस मीडियम में साउंड उत्पन्न हो रही है, उस मीडियम की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। Intensity is directly proportional to size of vibrating body। जिस बॉडी में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमने जो जो भी हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो लार्ज है, लार्ज है तो उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार अगर छोटी साइज का हमने कोई बॉडी यूज़ की है तो उसमें इंटेंसिटी कम होगी। तो इसके साइज पर डिपेंड कर रहा है। लास्ट पॉइंट है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अभी तक सारे समानुपाती थे, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से बता रहे हैं तो इंटेंसिटी का ये रिलेशन आप कैसे लिखोगे? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस को हम डी से बोल देते हैं तो डी स्क्वायर। ओके। अब इंटेंसिटी की को आप डीबी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इक्वल्स टू 10 log बेस 10 P1 अपॉन P2 या 20 log 10 A1 अपॉन A2। जहाँ पर ये P1 और P2 क्या है? पावर्स है, वाट्स इनकी यूनिट है। A1 और A2 एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है और यहाँ पे 20 लिया है, तो इसका रीज़न क्या है? पावर का फॉर्मूला आप जब भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वोल्टेज के टर्म्स में? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और ऐसे ही अगर करंट के टर्म्स में लिखना रहेगा तो क्या रहेगा? इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अगर V और I किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं, या तो वोल्टेज के टर्म्स में लेते हैं या करंट के टर्म्स में, तो यहाँ आप देखिए कि ये इसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज के भी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और करंट के भी स्क्वायर के टर्म्स में डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को या तो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में हम रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा। जब ये स्क्वायर को हम यहाँ आगे लेके जाएंगे, ये जो पावर आगे आएगी तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में यहाँ 20 आता है और पावर के टर्म्स में यहाँ पे 10 आता है। अब जब साउंड प्रेशर जो है, अगर हमारा 20 इंटू 10 की पावर -6 पास्कल है, 20 माइक्रो पास्कल है, इस वक्त ये एक ऑडिबल साउंड आपको प्रोवाइड करता है। और इसे आप कहते हो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। मीन्स ये एक आप कह सकते हैं मिनिमम साउंड जहाँ से हमारा ईयर साउंड को कैच कर सकता है, इसको हियर कर सकता है। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ऐसे ही साउंड प्रेशर लेवल जहाँ पर हमें कानों में पेन फील होता है, वो होता है 63 पास्कल, जिसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन या थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग।
नेक्स्ट है टिम्बर। तो ह्यूमन ईयर में एक एबिलिटी होती है कि दो साउंड्स के बीच में वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, चाहे उनकी इंटेंसिटी और पिच सेम हो। जब हम किसी रिलेटिव या फ्रेंड की आवाज़ सुनते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसको पहचान लेते हैं, चाहे वो पर्सन हमें दिखाई भी ना दे। तो इस क्वालिटी को, साउंड की इस क्वालिटी को ही हम टिम्बर कहते हैं। कि हमने किसी की आवाज़, हम कहीं और देख रहे हैं और अगर पीछे से किसी ने हमें आवाज़ लगी, स्टिल हम एबल होते हैं पहचानने में कि वो हमारा कौन सा फ्रेंड या कौन सा रिलेटिव है। साउंड की ईयर की इस क्वालिटी को आप टिम्बर कहते हो। अब रीजन ये इस क्वालिटी का रीजन क्या है कि साउंड वेव्स, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि साउंड वेव्स कॉम्प्लेक्स वेव्स होती है। कॉम्प्लेक्स वेव मतलब इनमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ दूसरी अदर फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं जिनको हम ओवरटोन कहते हैं। तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जिन्हें टोन्स कहा जाता है, और अदर फ्रिक्वेंसी जो कि ओवरटोन्स है, इनके प्रोपोर्शनल, इनका प्रोपोर्शन, इनका रेशियो हमेशा डिफरेंट होता है, चाहे इंटेंसिटी और पिच सेम हो। तो इस प्रकार हमें डिफरेंट सिग्नल्स प्राप्त हो जाते हैं जिससे हमारा ईयर इसको सेंस कर लेता है कि ये हमें कौन आवाज़ लगा रहा है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर फॉर साउंड। तो हमारा ह्यूमन ईयर साउंड इंटेंसिटी से बहुत सेंसिटिव होता है। ये 0.1 पिको वॉट पर मीटर स्क्वायर जैसी लो साउंड इंटेंसिटी को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब ईयर सेंसिटिव होता है, इंटेंसिटी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ईयर साउंड इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होता है, बट ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज पे सेंसिटिव ना होकर इसके रेशियोज के लिए सेंसिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हम इसकी पर्टिकुलर कितनी वैल्यू है कि इसी के लिए सेंसिटिव है, ऐसा नहीं। जैसे दो अलग अलग हम पावर्स की बात करें, एम्पलीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो इनके रेशियो पर डिपेंड करता है। अब जो साउंड एक जगह है, आप जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है, इसको कहीं दूसरी जगह पे जाके हमें रिप्रोड्यूस भी करना होता है। तो जो साउंड रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो सेम मैग्नीट्यूड की जो सेम मैग्नीट्यूड की पावर है वो प्रोड्यूस करे, बट उसे ये केपेबल होना चाहिए कि वो मैक्सिमम और मिनिमम पावर को सेम रेशियो में हैंडल कर सके। मान लीजिए कि मैक्सिमम यहाँ पे दो जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड्स थे, वो एक था 100 माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर और दूसरा होता कि 500 माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आवश्यक नहीं था कि ये सेम सेम पावर्स आप हमारे रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम पर हो। अगर इन दोनों के बीच में अभी अगर एक सिस्टम है 100, दूसरा है 500, तो इनके बीच में भी रेशियो रह जाएगा 5:5। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ही सेम वैल्यूज़ आपको रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 200 और इसको 1000 ले लूँगी तब भी इनके बीच में रेशियो कितना रहेगा, 1:5। तो ये आप बस रेशियो हमें मेंटेन करना रहता है रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम के लिए। जो मिनिमम लेवल ईयर कंफर्टेबली डिटेक्ट कर सकता है, जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से ऊपर है, वो होता है 3 dB फॉर स्पीच और म्यूजिक सिग्नल। इस वाले लेवल के बाद ईयर इजीली डिटेक्ट कर सकता है सिग्नल्स को। ईयर मोस्ट सेंसिटिव होता है 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज फॉर ऑल एजेस। सभी उम्र के लोगों के लिए 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज के बीच में ये जो फ्रिक्वेंसी है, इसके लिए ईयर सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। जो ईयर की सेंसिटिविटी है वो एज के साथ डिक्रीज होती है, और हाई फ्रिक्वेंसीज, उच्च फ्रिक्वेंसीज के लिए ईयर की सेंसिटिविटी एज के साथ डिक्रीज होती है। ईयर की गुड सेंसिटिव यंगस्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स मतलब युवाओं के लिए 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच में ईयर की सेंसिटिविटी अच्छी होती है, जबकि ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए 500 से 5000 हर्ट्ज होती है। जो बच्चों के ईयर्स हैं वो 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ईयर्स होते हैं चिल्ड्रंस के। अब कुछ
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ईयर और ब्रेन के कॉम्बिनेशन से हमें प्राप्त होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि साउंड कैसे हो रहा है, कि जब भी साउंड वेव, साउंड प्रेशर वेरिएशंस आपके ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वहाँ ऑडिटरी नर्व्स होती है जो ब्रेन तक कैरी करती है और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है जो सिग्नल है वो हमारा साउंड है। तो ये ईयर और ब्रेन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। Ears can judge the direction of source of sound because of the phase difference between sounds reaching to ears simultaneously. जो ईयर है वो सोर्स ऑफ साउंड की डायरेक्शन को, किस साउंड के किस सोर्स से साउंड जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन को ये ईयर जज कर सकते हैं। जज करने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो दोनों ईयर है उन पर साइमल्टेनियसली एक ही समय पर जो साउंड्स पहुंच रही है उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है। इस फेज डिफरेंस के आधार पर ईयर डायरेक्शन को जज कर सकता है। किंतु ये अगर सेम साउंड में ही देखिए कि दो डिफरेंट साउंड्स आ रही है, अगर सेम साउंड है उनमें कोई फेस चेंजेस हो रहा है तो उसके लिए ईयर हमारा इनसेंसिटिव होता है। इंटेंसिटी डिफरेंस ऑफ एज लो एज 1 dB, मतलब 1 dB से भी कम की वैल्यू के इंटेंसिटी डिफरेंस को भी ईयर के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फॉर स्टेडी साउंड। और म्यूजिक के लिए ये हमने बात की थी कितना होता है 3 dB। जो लाउडर साउंड है वो वीकर साउंड को सप्रेस कर देती है, इसको हम कहते हैं मास्किंग इफेक्ट। लाउड साउंड वीक साउंड को सप्रेस कर देती है, इसे बोला जाता है मास्किंग इफेक्ट। ऐसे ही जो भी हमने एक इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ईयर्स कैन जज द डायरेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द साउंड which reaches the ear first even if it is weaker. This is called Haas effect या precedence effect। अगर ये तो हमने बात की है कि ईयर्स साउंड की डायरेक्शन को जज कर सकते हैं, बट जो साउंड हमारे कानों तक सबसे पहले पहुंच रही है चाहे उसकी इंटेंसिटी वीक ही क्यों ना हो उसकी भी डायरेक्शन को जज किया जा सकता है। इसे आप बोलोगे प्रेसिडेंस इफेक्ट या हास इफेक्ट। अब ईयर और ब्रेन का जो सिस्टम है वो साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। कुछ साउंड्स को अगर ये अनइम्पॉर्टेंट मानता है तो उनको वो डिस्कार्ड कर सकता है। कहा जाता है कि ब्रेन वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। ठीक है, तो अगर किसी लाइव प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइज तो रहती ही है। तो अगर लाइव प्रोग्राम में अगर वह कोई एक डिजायर्ड साउंड पर ही फोकस कर रहा है तो चाहे पीछे कितना ही बैकग्राउंड नॉइज हो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। उस पर हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उसको इग्नोर कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। तो इस प्रकार से वो दो साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अल्टीमेटली उसको जिस डिजायर्ड साउंड पे वो फोकस करना चाहता है उसी पे वो ध्यान देता है। और इस प्रकार के इफेक्ट को आप बोलते हो कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। तो इस प्रकार से हमने साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ये थे पिच, टिम्बर, लाउडनेस, इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी। थैंक यू।